जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा 6 सीपीसी की और 7 सीपीसी की। यानी पुराने पे कमीशन में 6 सीपीसी में 7 सीपीसी में संगठनों ने कितने की डिमांड करी थी, कितने फिटमेंट फैक्टर की और मिनिमम पे की डिमांड करी थी, और उसके बाद फिर सरकार ने कितना एक्सेप्ट किया, पे कमीशन ने कितना एक्सेप्ट किया। फिर बात करेंगे 8 सीपीसी के बारे में। यानी पुरानी रिपोर्ट्स के आधार पे हम 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर निकालेंगे, मिनिमम पे निकालेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि जो संगठन डिमांड कर रहे हैं ज्यादा फिटनेस फैक्टर की, तो क्या उतना फिटनेस फैक्टर मिल पाएगा पुरानी रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा 6 सीपीसी और 7 सीपीसी और फिर आगे मिलने वाला 8 सीपीसी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ फिटनेस फैक्टर कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा 8 सीपीसी का पुरानी रिपोर्ट के अनुसार। अनुमानित है लेकिन सही है, इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, एक फॉर्म मैं आपको समझाऊंगा, रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्ट ऑफ माई एसबी अकाउंट इनटू एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड पैकेज अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, अगर एसबीआई बैंक में आपका खाता है, अगर आपका सैलरी पैकेज अकाउंट है, तो किस तरीके से आप इस फॉर्म को भरकर, एप्लीकेशन भरकर आप अपने सैलरी पैकेज अकाउंट को कन्वर्ट करा सकते हैं एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड पैकेज अकाउंट में, ताकि गोल्ड पैकेज अकाउंट की फैसिलिटी आपको मिल सके या फिर आपके मरने के बाद वाइफ को मिल सके। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्म है, आप मेरे से ले सकते हैं और आप इसे भरकर जमा करेंगे मैनेजर को एसबीआई के। तो कैसे भरना है इस फॉर्म को, क्या क्या चीज मेंशन करनी है, इसकी जानकारी आगे दूंगा फॉर्म दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों एक खबर आई है, पीएफ पर 8.25% ब्याज को मंजूरी। सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी है। क्या है पूरी खबर, इसकी आगे जानकारी दूंगा। जो प्रोविडेंट फंड है जिनका, उनके लिए दोस्तों ये खबर है, कर्मचारियों के लिए। अब दोस्तों इसी खबर के अनुसार सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है। क्या बताया जा रहा है, खुशखबरी 18 महीने का डीए एरियर और उस पर 8% ब्याज मिलेगा। कर्मचारियों की बड़ी जीत, आदेश जारी। यानी कि दोस्तों ये दोनों खबर अलग अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पे इन दोनों खबरों को एक बताकर बताया जा रहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा, वो भी 8% ब्याज के साथ। आप यहां पे देख रहे हैं लिखा हुआ है 8% ब्याज मिलेगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। तो दोस्तों सच्चाई मैं आपको बताऊंगा क्या ये खबर सही है या फिर गलत है। इन दोनों खबरों को मिक्सअप करके बताया जा रहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा 8% ब्याज के साथ। तो इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, क्या ऐसा हो रहा है आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ईसीएचएस रेफरल पॉलिसी अपडेट। जी हां दोस्तों, अगर आप ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं, ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं, तो यह इंफॉर्मेशन आपके लिए है। जी हां दोस्तों, कुछ पॉलिसी अपडेट करी गई है, कुछ नए रूल्स अपडेट हुए हैं। पुरानी पॉलिसी क्या थी और फिर नई पॉलिसी क्या है ईसीएचएस रेफरल से जुड़ी आपके लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारी हैं जिन पर मैं बात करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों कुछ रिपोर्ट में आपको समझा रहा हूं। सबसे पहली रिपोर्ट है छठे वेतन आयोग की, मिनिमम सैलरी डिमांड। जी हां दोस्तों, 6 सीपीसी में संगठनों ने मिनिमम सैलरी, मिनिमम पे मांगी थी 10,000 रुपए, लेकिन फाइनलाइज बाय कमीशन ने या फिर सरकार ने कितना एक्सेप्ट किया, 7,000 रुपए। जी हां दोस्तों, पहले हाईएस्ट की डिमांड करी गई थी 10,000 की, लेकिन सरकार ने, पे कमीशन ने 10,000 मिनिमम पे नहीं दी, 7,000 रुपए दी। तो दोस्तों 5th से 6 सीपीसी में जाने के लिए फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 1.86 का। जी हां दोस्तों, 1.86 का फिटमेंट फैक्टर यूज करा गया 5वें वेतन आयोग की बेसिक पे को
छठे वेतन आयोग की बेसिक पे में कन्वर्ट करने के लिए। अब दोस्तों ऐसी 7 सीपीसी में हुआ, संगठनों ने, जेसीएम ने डिमांड करी थी मिनिमम सैलरी की, कितनी की? 26,000 रुपए की, और फिटमेंट फैक्टर मांगा था 3.71 का। जी हाँ दोस्तों, ये 7 सीपीसी की रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, संगठनों की रिपोर्ट के बारे में। मिनिमम सैलरी मांगी थी 26,000 रुपए मिनिमम पे, जिसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर मिलना था 3.71 का। लेकिन पे कमीशन के द्वारा फाइनलाइज किया गया, सरकार के द्वारा फाइनल दिया गया 18,000 मिनिमम पे, और फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57। जी हाँ दोस्तों, दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं, 6 सीपीसी में भी और 7 सीपीसी में। यानी जितना संगठन मांग रहे हैं उतना वेतन आयोग नहीं मान रहा, उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 6 सीपीसी में भी आपने देखा 10,000 मांगा था, मिला 7,000 रुपए, फिटमेंट फैक्टर भी कम। 7 सीपीसी में मांगा था मिनिमम पे 26,000 और 3.71 का फिटमेंट फैक्टर, और दिया कितना? 18,000 मिनिमम पे और 2.57 फिटमेंट फैक्टर। अब दोस्तों 8 सीपीसी में संगठन मिनिमम पे मांग रहे हैं, कितनी मांग रहे हैं? 69,000, और इसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं? 3.83 का। इतना फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं, और इसके अनुसार मिनिमम पे मांग रहे हैं 69,000। अब दोस्तों पे कमीशन सरकार कितना एक्सेप्ट कर सकती है पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार? जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कितना कर सकती है, अब यहां पे देखिए, जो मिनिमम पे है वो कर सकती है 34,560, 34 से और 40,000 के बीच में, 34,000 से और 40,000 के बीच में, और फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.00 के बीच में। जी हां दोस्तों, इतना ये एक्सेप्ट कर सकती है पे कमीशन या फिर सरकार। ये मैं आपको अनुमानित बता रहा हूं, लाइकली बता रहा हूं कि इतना फिटमेंट फैक्टर आपका डिसाइड हो सकता है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, ये मैं पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट का आकलन करके आपको समझा रहा हूं, पुरानी पे कमीशन की रिपोर्ट का। आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा मांगा था 7 सीपीसी में 3.71 का, लेकिन सबसे कम दिया यहां पे 2.57, वो भी डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से। ऐसी दोस्तों 6 सीपीसी में हुआ। 5th से 6 सीपीसी में आने के लिए, कन्वर्जन के लिए फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 1.86 दिया गया, और मिनिमम पे भी जो मांगी गई वो नहीं दी पे कमीशन ने या फिर सरकार ने। तो दोस्तों अब आप यहां पे देखिए 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.00 के बीच रह सकता है, अनुमानित है पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार। हां, अगर आंकड़ों को बदल दिया जाता है, जो जस्टिफिकेशन दिया है शिवगोपाल मिश्रा जी ने कि एक्वायर्ड फॉर्मूले में मिनिमम पे को बढ़ाने के लिए जो वस्तुएं उनकी कीमत को बढ़ाया जाए, यूनिट को बढ़ा दिया जाए, 5 फैमिली यूनिट कर दिया जाए, तो उस हिसाब से ये फिटमेंट फैक्टर और बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको पुराने पे कमीशन के आधार पे कुछ रिपोर्ट समझा दी कि 8 सीपीसी का इतना फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, कि मांगा क्या गया था और सरकार क्या दे रही है, उसके आधार पे मैंने आपको बताया, अनुमानित बताया, लाइकली बताया। बाकी आप अपने सुझाव विचार कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक फॉर्म में आपको समझाऊंगा, रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्ट ऑफ माय एसबी अकाउंट इनटू एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड पैकेज अकाउंट। जी हां दोस्तों, अगर आपका खाता एसबीआई में है और सैलरी पैकेज अकाउंट है, तो किस तरीके से आप अपने सैलरी पैकेज अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड पैकेज अकाउंट में। अब क्या क्या चीजें आपको भरनी है इस फॉर्म में, आप समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहां पे फ्रॉम, यहां पे आपका अकाउंट नंबर आएगा, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आपका नाम क्या लिखा है बैंक में, यहां पे पूरा नाम आ जाएगा। फिर दोस्तों टू द ब्रांच मैनेजर, जी हां दोस्तों, यहां पे आप लेटर लिख रहे हैं अपने ब्रांच मैनेजर को, तो यहां पे उसका एड्रेस आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी ब्रांच है, कहां पर है, वो यहां पे मेंशन हो जाएगा। फिर दोस्तों नीचे क्या लिखा है, कुछ डिटेल आपको यहां पे भरनी है, जैसे कि अकाउंट नंबर, होल्डर नेम यानी आपका ही नाम आएगा, आईएफएससी कोड आ जाएगा, एमआईसीआर नंबर आ जाएगा, होम ब्रांच आ जाएगी। ये आपकी बैंक की पासबुक की जो कॉपी है उसके फ्रंट पेज में ये सब चीजें लिखी होंगी, तो वही देखकर आपको यहां पे मेंशन कर देना है। यहां पे आपको अपनी डिटेल भरनी है बैंक की आपके नाम के साथ। फिर नीचे क्या लिखा है, इट इज सर्टिफाइड दैट आई एम एक्स सर्विसमैन एंड माई पेंशन क्रेडिटेड टू अबव
एसबी अकाउंट विद योर ब्रांच, यानी आप बता रहे हैं कि मैं आपके बैंक का खाता धारक हूं, मेरा अकाउंट आपके बैंक में है और वहां से मुझे पेंशन दी जा रही है। प्रेजेंटली एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड फैसिलिटी आर नॉट एग्जिस्ट इन माय अबव मेंशन पेंशन अकाउंट, यानी जो मेरी पेंशन चल रही है आपके बैंक से, जो मेरा अकाउंट है वो एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड अकाउंट नहीं है, उसकी फैसिलिटी मैं अवेल नहीं कर रहा, नहीं ले रहा हूं अभी। इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्टिवेट एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड फैसिलिटी ऑफ माय अबव मेंशन अकाउंट एट द अर्लीस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपका सैलरी पैकेज अकाउंट है, जो आपका नॉर्मल अकाउंट है, उसे आप कन्वर्ट करें एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड अकाउंट में, ताकि आई कैन अवेल इंश्योरेंस कवरेज एंड अदर फैसिलिटी एज पर एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑफ बैंक पॉलिसी, ताकि आपको एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड की सारी फैसिलिटी मिल पाए, जैसे कि इंश्योरेंस का कवरेज या फिर जो अदर फैसिलिटी है जो इस अकाउंट से जुड़ी है वो आपको मिल पाए। तो दोस्तों, अगर आप ये अकाउंट कन्वर्ट कर लेते हैं एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड अकाउंट में, तो उसके बाद जो भी फैसिलिटी है जो इस अकाउंट से दी जाती है फिर वो आप ले सकेंगे। आपके मरने के बाद फिर वो आपकी वाइफ को, स्पाउस को भी मिल सकती है, जैसे कि इंश्योरेंस कवरेज हो गया या फिर दूसरी और जो फैसिलिटी हो गई। तो दोस्तों, तुरंत आप ये फॉर्म मेरे से ले लीजिए और भरकर दे दीजिए अपने बैंक मैनेजर को, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे नेम लिख देंगे, यहाँ पे डेट लिख देंगे जब आप भेज रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पे साइन भी कर देंगे, छोटा सिग्नेचर आप मार देंगे इनिशियल। तो दोस्तों, ये फॉर्म आप मेरे से ले सकते हैं और जो आपका नॉर्मल सैलरी पैकेज अकाउंट है बैंक में, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड फैसिलिटी अकाउंट में। तो दोस्तों, एक लेटर मैंने आपको यहाँ पे समझाया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक खबर आ रही है, पीएफ पर 8.25% ब्याज को मंजूरी। सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाले जो कर्मचारी हैं, ईपीएफ जमा पर वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, उसको यहां पे मंजूरी दी 8.25% ईपीएफ के कर्मचारी के लिए, जो उनके खाते में पैसा जमा है उससे रिलेटेड। इसे इस महीने की 7 करोड़ से अधिक अंशधारक सदस्यों के खातों में जमा किए जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएफ के कर्मचारी हैं उनके खाते में इस ब्याज को डाला जाएगा, वो भी 8.25% के हिसाब से। सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि ईपीएफओ द्वारा तय ब्याज दर को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब सरकार से ये मंजूरी मिल जाती है उसी के बाद इस ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ ये पैसा दिया जाता है। अब दोस्तों इसी खबर को सोशल मीडिया पे दूसरी तरीके से परोसा जा रहा है। कैसे? अब यहां पे देखिए। अब दोस्तों एक यूट्यूब चैनल्स हैं जिसपे कुछ खबरें बताई जा रही हैं। खुशखबरी, 18 महीने का डीए एरियर और 8% ब्याज, 8% ब्याज मिलेगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। कर्मचारियों की बड़ी जीत, आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों सोशल मीडिया पे इस खबर को जोड़कर बताया जा रहा है 18 महीने के डीए के एरियर से, कि 18 महीने का डीए का एरियर पे दिया जाएगा 8% ब्याज या फिर 8.25% ब्याज। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये खबर सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब यहां पे सच्चाई बताई है, नीचे क्या लिखा है, 18 महीने का डीए एरियर पर 8% या फिर 8.5% ब्याज मिलने की खबरें पूरी तरह से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर चलाई जा रही हैं। ये सिर्फ अफवाहें हैं और अटकलें हैं, स्पेकुलेशन है। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन या फिर आदेश जारी नहीं किया गया है। सच तो यह है कि जब सरकार ने अभी तक मूल एरियर देने की ही मंजूरी नहीं दी तो फिर उस पर ब्याज मिलने का कोई आधार ही नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, यहां पे सच्चाई बता दी कि जब सरकार ने 18 महीने का डीए का एरियर ही मंजूर नहीं करा तो फिर उस पर ब्याज कैसे मिल जाएगा। तो दोस्तों सोशल मीडिया पे ऐसी तमाम खबरें चलाई जाती हैं कि इस पर इतना ब्याज मिलेगा। जो दूसरी खबरें होती हैं, सच वाली खबरें होती हैं, उसको किसी दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, मतलब घुमा फिरा के सब कुछ बताया जाता है, गलत बताया जाता है। तो ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों जो ये वाली जानकारी है ये तो पूरी तरीके से गलत है। 18 महीने के डीए के एरियर पे कोई ब्याज कुछ नहीं मिलने वाला,
क्योंकि 18 महीने का डीए का एरिया सरकार ने दिया ही नहीं है, तो फिर ब्याज कैसे मिलेगा? कुछ भी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये वाली जो खबर है, इधर वाली, जो ईपीएफ के कर्मचारी हैं उनके लिए 8.25% का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो मंजूर हो चुका है। ये वाली खबर सही है, लेकिन ये वाली गलत है। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों ईसीएचएस रेफरल पॉलिसी अपडेट, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। कुछ रूल्स अपडेट हुए हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ईसीएचएस से संबंधित। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं वैलिडिटी ऑफ रेफरल। जी हां दोस्तों, अब रेफरल की वैलिडिटी क्या है, कितनी बार क्या आप रेफर करा सकते हैं ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक से। अब ओल्ड पॉलिसी क्या थी और दूसरी तरफ क्या पॉलिसी अपडेट करी गई, नई पॉलिसी क्या है, वो इस तरफ है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं वैलिडिटी ऑफ रेफरल। अब ओल्ड पॉलिसी क्या थी, रेफरल वर वैलिड फॉर 30 डेज। जी हां दोस्तों, 30 दिन का दोस्तों आपका रेफरल पीरियड था, 30 दिन का वैलिड। अब दोस्तों यहां पे रेफरल आर वैलिड फॉर द 3 मंथ, 90 डेज का दोस्तों आपका रेफरल सिस्टम हो गया। पहले था 30 दिन का, अब हो गया 3 महीने का, 90 डेज का रेफर। फिर दोस्तों नंबर ऑफ कंसल्टेशन, कितनी बार आप कंसल्टेशन कर सकते हैं डॉक्टर से। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ओल्ड पॉलिसी क्या थी, लिमिटेड टू 3 कंसल्टेशन, 3 पर रेफरल। जी हां दोस्तों, अब इसे लिमिटेड कर रखा था, यानी 3 कंसल्टेशन आप ले सकते थे 3 पर रेफरल के अनुसार। लेकिन अब दोस्तों न्यू पॉलिसी में अप टू 6 कंसल्टेशन। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों डायरेक्टली आप 6 बार परामर्श ले सकते हैं। आर अलाउ विद इन द 3 मंथ वैलिडिटी पीरियड। जी हां दोस्तों, जो वैलिडिटी है रेफरल की, 3 महीने के अंदर आप 6 बार परामर्श ले सकते हैं। पहले था ये सिर्फ 3 बार, तो इसे बढ़ा के 6 कर दिया था। 6 बार आप परामर्श ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। फिर रूटीन इन्वेस्टिगेशन एंड माइनर प्रोसीजर। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते थे वो क्या है, रिक्वायर्ड फर्दर रेफरल फॉर ईच इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोसीजर। जी हां दोस्तों, हर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग रेफरल की जरूरत थी पहले। अब क्या किया, नो फर्दर रेफरल इज नीडेड विद इन द 3 मंथ पीरियड, यानी 3 महीने का जो पीरियड है रेफरल का, उसके अंतर्गत आपको कोई अलग से रेफर कराने की जरूरत नहीं है। यानी उसी पर्ची में जो 3 महीने की पर्ची बनी है, उसी रेफरल में आप दूसरी चीजें भी करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। फिर दोस्तों स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा कोई दूसरी इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं। रिक्वायर्ड रेफरल फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लाइक सिटी स्कैन, एमआरआई और पीईटी स्कैन। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इसके लिए रेफरल की जरूरत पड़ती थी पहले, जैसे कि सिटी स्कैन के लिए, एमआरआई के लिए या फिर पीईटी स्कैन के लिए। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ, रेफरल इज स्टिल रिक्वायर्ड, इसके लिए भी रेफरल की जरूरत है इन चीजों के लिए। वैलिड फॉर 3 मंथ, 3 महीने के अंतर्गत। फिर प्रोसीजर रिक्वायरिंग हॉस्पिटल एडमिशन। फिर दोस्तों हॉस्पिटल में एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, पहले क्या था, रिक्वायर्ड रेफरल फॉर हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर। जी हां दोस्तों, इसमें भी रेफर की सख्त जरूरत पड़ती है अगर आप हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब क्या किया इन्होंने, रेफरल रिक्वायर्ड, इसमें भी रेफर कराने की जरूरत है। वैलिड फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के पीरियड के लिए। फिर दोस्तों क्या लिखा है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सीनियर बेनिफिशियरी, जो सीनियर बेनिफिशियरी हैं जिनकी एज ज्यादा है, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है। एप्लॉयड टू बेनिफिशियरी एज 75 ईयर्स एंड अबव। जी हां दोस्तों, पहले ये नियम था, ओल्ड पॉलिसी थी कि जिन बेनिफिशियरी की एज 75 या फिर 75 से ऊपर है, तो उनको भी कुछ कंसल्टेशन दिया जाएगा, उनको भी कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। एक तो वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, वो भी किसी इमरजेंसी में। लेकिन आप क्या किया इन्होंने, नाउ अप्लाइज टू बेनिफिशियरी एज 70 ईयर्स एंड अबव। जी हां दोस्तों, अब यहां पे बताया गया है कि जिन बेनिफिशियरी की एज 70 या फिर 70 से ऊपर है, उनको भी अब बेनिफिट मिल पाएगा। फिर दोस्तों डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर दोस्तों यहां पे डेफिनेशन क्या बताई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, लिमिटेड टू सर्टेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जी हां दोस्तों, यानी बहुत ही लिमिटेड है, जो अस्पताल है उसकी संख्या बहुत ही लिमिटेड है पुरानी ओल्ड पॉलिसी के अनुसार। अब दोस्तों यहां पे न्यू पॉलिसी में एम्स को इंक्लूड कर दिया, जो और हॉस्पिटल्स हैं उनको इंक्लूड कर दिया, एम्स को कर दिया, INIS को कर दिया, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशन को कर दिया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को कर दिया, या फिर जो दूसरे हॉस्पिटल हैं उनको भी जोड़ दिया। फिर दोस्तों रेफरल फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल,
रेफरल रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशन एंड प्रोसीजर। जी हाँ दोस्तों, रेफर कराना जरूरी है कंसल्टेशन के लिए। ओल्ड पॉलिसी थी, अब न्यू पॉलिसी में नो रेफरल इज रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर। जी हाँ दोस्तों, अब अलग से आपको कोई रेफर कराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स यहाँ पे अपडेट करी गई, न्यू पॉलिसी यहाँ पे अपडेट करी गई है। इससे संबंधित और कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी।